हम लोग इसमें जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखने वाले हैं और ये जो है 29 दिसंबर 2024 का है, यानी आज का है। हम लोगों का जो सबसे पहला न्यूज है वो सीबीआई को लेकर है। तो हम लोग जो है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ईडी के बारे में चर्चा किया था, तो अब हम लोग जो है सीबीआई के बारे में देखेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, इसको जो हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहा जाता है। तो ये जो है भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को जो है सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को जो है ये सहायता प्रदान करता है। ये भारत सरकार के कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है। और जो कार्मिक विभाग है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है उसके अंतर्गत आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ के, उसी के अधीक्षण में जो है ये कार्य करता है। इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है। इसकी अपराध सिद्धि दर 65 से 70% तक है, अतः इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है। तो ये जो है कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, में एक विशेष पुलिस स्थापना एसपीई का गठन किया गया था, ताकि युद्ध से संबंधित खरीद मामलों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच की जा सके। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों, संभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्वेषण हेतु एक एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत किया गया है। सीबीआई जो है वो कोई वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन इसको जो शक्ति प्राप्त होती है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के माध्यम से प्राप्त होती है। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम पर संथानम समिति के द्वारा किया गया था, और जो संथानम समिति उसका गठन जो है 1962 में किया गया था। सीबीआई को जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा जो है अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति प्राप्त होती है। और वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराध, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन, सामाजिक अपराध के अन्वेषण हेतु किया गया था। और कुछ समय बाद जो है सीबीआई को जो चर्चित हत्या होता है, अपहरण होता है, विमान अपहरण हो गया, तो इन सब के भी मामले इनके पास आने लगे। तो फिर जो है ये इन सब अपराधों की भी जांच का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। अब जो हम लोग बात करेंगे वो सीबीआई निदेशक को लेकर है, डायरेक्टर को लेकर जो है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत पुलिस महानिरीक्षक के रूप में संगठन के प्रशासन के लिए जो है सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो उत्तरदायी होता है। वर्ष 2014 तक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति डीएसपीई अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के आधार पर की जाती थी। फिर वर्ष 2003 में विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर डीएसपीई अधिनियम को संशोधित किया गया। साथ ही एक समिति द्वारा केंद्र सरकार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश भी भेजी गई, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को प्रतिनिधि तथा गृह मंत्रालय एवं कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के सचिव सदस्य के रूप में शामिल थे। वर्ष 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया। इसमें अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें अन्य सदस्य के रूप में जो है विपक्ष के नेता, जो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गृह मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के योग्य उम्मीदवारों की एक सूची भेजता है। इसके बाद जो है जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है वो वरिष्ठता, ईमानदारी, भ्रष्टाचार निरोध मामलों के आधार जांच के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार करता है और इसे समिति को भेजता है।
जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके लिए एक अधिनियम है 2003 का। इसके द्वारा सीबीआई के निदेशक का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष तय किया गया है। और नवंबर 2021 में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए जो केंद्र सरकार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की अनुमति देता है। तो अब जो इनका कार्यकाल है वो 2 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष हो गया है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन। सार्वजनिक हित में संबंधित समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लेखित अवधि सहित कुल मिलाकर 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। तो अभी इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। इसके बाद जो हमारा अगला न्यूज है वो अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न मामले की जांच जो है केवल अब जो लेडीज यानी जो महिलाएं आईपीएस ऑफिसर है उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच केवल महिला आईपीएस अधिकारियों की टीम करेगी और ऐसा जो है मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है। इस न्यूज़पेपर में जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर 2 न्यूज है, एक सेक्सुअल अटेम्प्ट वाला न्यूज है और एक जो है ये मद्रास हाईकोर्ट वाला न्यूज है। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार यानी कि 28 दिसंबर 2024 को अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले और यौन उत्पीड़न से संबंधित जो एफआईआर किया गया था उसके लीक की जांच के लिए साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज एक अन्य मामले की जांच के लिए भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारियों की एक महिला टीम का गठन किया है। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी. लक्ष्मी नारायण की क्रिसमस अवकाश पीठ ने विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न और संबंधित एफआईआर लीक मामले की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी भुक्या स्नेहा प्रिया, ऐमान जमाल और एस बृंदा की सदस्यता वाली एक विशेष टीम यानी एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। न्यायाधीशों ने महाधिवक्ता पीएस रमन की दलील दर्ज की कि तमिलनाडु सरकार एसआईटी गठित करने के न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और ऐसा करने के लिए अपनी सहमति भी देती है। मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग करने वाली 2 जनहित याचिकाओं पर ये आदेश पारित किए गए हैं। इसके अलावा जो है कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि जो पीड़ित है उससे कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। पीठ ने आदेश दिया कि राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा क्योंकि एफआईआर लीक होने के कारण उसे आघात और अपमान सहना पड़ा है, जिससे उसका नाम, पता, फोन नंबर सहित व्यक्तिगत विवरण जो है वो सार्वजनिक हो गए हैं। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अन्ना विश्वविद्यालय को पीड़िता से किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो ट्यूशन फीस हो या रहने खाने की फीस हो, तथा उसे आवश्यक परामर्श प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। विश्वविद्यालय को उसके माता पिता को भी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। तो हम लोग जो है इसके अंतर्गत जानते हैं पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में। पॉक्सो यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण करने से संबंधित अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। इसको जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कहा जाता है, पॉक्सो। और पॉक्सो अधिनियम 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को ज्यादा महत्व देते हुए बच्चों के श्रेष्ठ हितों तथा कल्याण का सम्मान करता है। इस अधिनियम की यह भी विशेषता है कि इसमें लैंगिक भेदभाव नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है एक और है यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013। सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें विशाखा दिशा निर्देश दिए गए और इन दिशा निर्देश ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013, जिसको यौन उत्पीड़न अधिनियम भी कहा जाता है, उसका आधार बनाया। अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र के गठन का भी प्रावधान करता है। इसमें जो नियोक्ता होते हैं उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें। शिकायत समिति को साक्ष्य एकत्रित करने के लिए दीवानी
न्यायालयों की शक्ति प्रदान की गई है। शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर जांच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है। नियोक्ताओं के लिए दंड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा और बार बार उल्लंघन के मामले में अधिक दंड और व्यवसाय संचालित करने के लिए जारी लाइसेंस या पंजीकरण को भी रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जिलाधिकारी को वो अधिसूचित करे कि जो एक स्थानीय शिकायत समिति है यानी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है LSCS, उसका गठन करे ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में मदद मिल सके। इसके अलावा जो हम लोगों का अगला न्यूज है वो चाइल्ड मैरिज को लेकर है। बाल विवाह क्या होता है? तो जो यूनिसेफ है उसके अनुसार किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी शादी जो है 18 साल से पहले हो रहा है तो उसको जो है बाल विवाह कहा गया है यूनिसेफ के द्वारा। भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए एक लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 साल होनी चाहिए। यूनिसेफ के ही आंकड़े के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है, जिसके कारण भारत में दुनिया की सबसे अधिक बाल वधुओं की संख्या है, जो विश्व की कुल संख्या का तीसरा भाग है। 15 से 19 साल की उम्र में लगभग 16% लड़कियां जो है भारत में शादीशुदा हो जाती है। हम लोग जो है इसके अलावा इसके आंकड़े को भी देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 क्या है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान ये हैं कि ये इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। साथ ही बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वाले को इस अधिनियम के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है, किंतु किसी महिला को कारावास से जो है दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें ये चीजें हैं, चाहे वो महिलाएं ही किसी को अगर शादी करवा रही है तो नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इस अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क बालक के विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान है। तो ये जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इसको जो है बाल विवाह को रोकने के लिए लागू किया गया था और इसमें से अगर किसी पुरुष लड़की की शादी जो है 21 वर्ष से कम हो रहा है और किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम हो रहा है तो उसको जो है बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो है इसको दंडनीय अपराध माना गया है। इसके अलावा कोई भी पुरुष जो है वो किसी जोड़ी को जो है बाल विवाह के अंतर्गत शादी कराता है तो उसको कठोर 2 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों जो है हो सकता है। लेकिन इसमें किसी महिला को जो है कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है जो अपराध है उसको संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो विवाह किया होगा उसको अमान्य करने का भी प्रावधान है। भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है? तो देश में बाल विवाह के 50% से अधिक मामले जो है केवल 5 राज्यों से संबंधित है, जिसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है और जो शेष राज्य है उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। वर्तमान में भारत में बाल विवाह के लगभग 23% मामले हैं जो लगातार कम हो रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में महिलाओं में साक्षरता आ रही है, उनमें जागरूकता का बढ़ावा हो रहा है, शिक्षा के प्रसार के कारण जो है लड़कियों के प्रति अभिभावक की सोच में परिवर्तन आना भी जो है इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो है हम लोग NFSC के 5वें रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वेक्षण में भारत के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग एवं गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी जो है वह NFSC की रिपोर्ट के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कई सारे घटक को भी शामिल करते हैं, ठीक। यह 30 सतत विकास लक्ष्य जिन्हें देश को वर्ष 2030 तक हासिल करना है उसको तय करने
में भी जो है जो NFSC की रिपोर्ट है वो मदद करता है। राष्ट्रीय रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य परिप्रेक्ष्य से संबंधित आंकड़े भी प्रदान करती है, जो नीति निर्माण और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु उपयोगी होता है। हम लोग जो है देखते हैं जो NFSC की राष्ट्रीय रिपोर्ट है उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले जो है कुल प्रजनन दर को लेकर है। NFHS 4 और NFSS 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर जो है 2.2 से घटकर 2.0 हो गया है, और भारत में केवल 5 राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। उसमें जो है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर है। यहाँ पर जो प्रजनन क्षमता है वो जो है 2.1 से ऊपर है। प्रतिस्थापन दर की क्षमता कुल प्रजनन दर है जो प्रति महिला पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या जिस पर एक आबादी बिना प्रवास के पूरी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित हो जाती है। उच्चतम और निम्नतम प्रजनन दर क्या है? तो देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर जो है वो सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जो है प्रजनन दर है। इसके अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्र में कुल प्रजनन दर जो है वो 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर जो है 2019-21 में जो है 2.1 बच्चे हो गए हैं, जबकि वहीं शहरी क्षेत्र में जो है जो 1992-93 में 2.7 बच्चा था वो 2019-21 में जो है घटकर 1.6 बच्चे हो गई है। इसके अलावा जो है पिछले 2 दशक से जो है सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में जो है सबसे तेज गिरावट देखा गया है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है उसमें ये भी शामिल है कि कम उम्र में शादियां होती है, और कम उम्र में शादी को लेकर भी जो है राष्ट्रीय औसत पर गिरावट देखा गया है। जो NFHS की 5वीं रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई है, और NFHS 4 में रिपोर्ट जो किया गया था वो 26.8% से कम था। पुरुष में कम उम्र में विवाह का प्रतिशत जो है वो 17.7% है, और ये 5वीं रिपोर्ट के अंतर्गत है, जबकि जो चौथी रिपोर्ट थी उसमें 20.3 था। इसके अलावा जो है पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में जो है कम उम्र में जो शादियां होती है उसमें वृद्धि देखा गया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा और असम में। त्रिपुरा में जो महिलाओं में विवाह है, ठीक है, उसमें 33.1% से 40.1% की वृद्धि देखी गई है कम उम्र में शादी को लेकर, और पुरुष में जो है 16.2% से 20.4% तक की सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। कम उम्र में विवाह की जो उच्चतम दर वाले राज्य हैं उसमें बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल शामिल है। इसके अलावा जो कम उम्र में विवाह की जो न्यूनतम दर देखा गया है वो जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु है। इसके अलावा जो किशोर गर्भावस्था है वो जो है 6.8% हो गया है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है उसमें जो है ये आंकड़ा 29.3% हो गया 2019-21 में, और जो महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होता है वो सर्वाधिक घटना जो है कर्नाटक में देखा गया, जहां पर इसका प्रतिशत जो है 48% है। इसके अलावा बिहार, तेलंगाना, मणिपुर और तमिलनाडु का भी स्थान है। लक्षद्वीप में जो है सबसे कम घरेलू हिंसा की घटना दर्ज की गई है जो 2.1% है। इसके अलावा जो है हम लोग जो कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसमें जो है हम लोग चिल्लाई कला के बारे में चर्चा करेंगे, और ये पिछले न्यूज में भी आया था। तो 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि में जो है जो चिल्ले या चिल्लाई कला होता है वो उसमें से एक है, और ये कश्मीर में शुरू हो चुका है। इस वजह से जो है वहां पर बर्फबारी बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। जो चिल्लाई कला है ये हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है। चिल्लाई कला जो है एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ बड़ी सर्दी होता है। चिल्लाई कला के बाद जो है 20 दिन की एक लंबी अवधि आती है जिसको चिल्लाई खुर्द या छोटी सर्दी कहा जाता है। इसके बाद जो है 30 जनवरी से 18 तक, ठीक है, 18 फरवरी तक जो है वो चिल्लाई खुर्द चलता है। उसके बाद जो है 10 दिन तक चलने वाली जो है एक और अवधि आता है जिसको चिल्लाई बच्चा या बेबी कोल्ड कहा जाता है, और उसकी अवधि जो है 19 फरवरी से 28 फरवरी तक होता है। 40 दिनों की अवधि कश्मीरियों के लिए बहुत ही कठिनाइयां लेकर आता है, क्योंकि इस दौरान तापमान में जो है भारी गिरावट होता है और जो डल झील वगैरह है वो जम जाते हैं।
40 दिनों के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और तापमान में गिरावट आती है। घाटी में न्यूनतम तापमान जो है वो हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों का अगला न्यूज है वो ये है कि कांग्रेस ने 28 दिसंबर 2024 को जो है दावा किया कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो राजकीय अंतिम संस्कार हो रहा था उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो है अनादर और कुप्रबंधन का आरोप उन्होंने लगाया है। और दूसरी ओर जो बीजेपी है उन्होंने राहुल गांधी की इस मामले में आलोचना की है और साथ ही कहा है कि वो सस्ती राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि लोकसभा के जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उनके स्मारक के लिए निर्दिष्ट स्थान के बजाय निगम बोध घाट पर करके उनका अपमान करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि सिंह देश के सर्वोच्च सम्मान और एक स्मारक के पात्र हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में भी लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। ठीक। इसके अलावा जो है हम लोगों का अगला न्यूज है वो लोथल को लेकर है और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुजरात के लोथल में 4300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के निर्माण कार्य का जायजा लिया और सोनोवाल ने कहा कि यह परियोजना वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देगी और समुद्री शिक्षा के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। तो इसमें हम लोग जो है लोथल के बारे में जानेंगे और समुद्री धरोहर परिसर के बारे में जानेंगे। तो लोथल क्या था? तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सबसे दक्षिण स्थलों में से जो है एक लोथल है। ये अभी वर्तमान में जो है गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है और ये जो बंदरगाह है इसमें ऐसा माना जाता है कि ये जो बंदरगाह है ये 2200 ईसा पूर्व पहले जो है बनाया गया था। लोथल प्राचीन काल से ही एक फलता फूलता व्यापारिक केंद्र रहा है जहां पर मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और से अफ्रीका तक जो है किया जाता था। गुजरात में लोथल का अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। ठीक है, लोथ और थाल के संयोजन से ये बना है जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। संयोग से जो मोहनजोदड़ो है उस शहर का नाम जो है उसका अर्थ सिंधी में भी यही होता है। मोहनजोदड़ो का भी अर्थ जो है वो मृतकों का टीला ही होता है और लोथल का भी अर्थ जो है वो मृतकों का टीला ही होता है। मोहनजोदड़ो जो है अभी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है और हालांकि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा है। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था जो शहर को सिंध के हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। इसकी खोज जो है 1947 के बाद गुजरात के सौराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जो है इसकी खोज की गई। जो SR राव थे उनके टीम के द्वारा जो है इसका खोज किया गया और जिसने उस समय कई हड़प्पा स्थलों की खोज की जिसमें बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल था। ठीक है, तो इसका खोज जो है SR राव के द्वारा किया गया है। लोथल में फरवरी 1955 से मई 1960 के बीच जो है खुदाई का कार्य किया गया था। इसके अलावा जो है यहाँ पर डॉकयार्ड की पहचान किया गया है, जैसे कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा है उसने स्थल पर समुद्री माइक्रोफॉसिल्स और नमक जिप्सम क्रिस्टल की खोज की है और जो ये दर्शाता है कि ये निश्चित रूप से जो है बंदरगाह रहा होगा। बाद की खुदाई में ASI ने टीला, बस्ती, बाजार और बंदरगाह का पता लगाया। खुदाई वाले क्षेत्रों के निकट पुरातात्विक स्थल संग्रहालय है जहां भारत में सिंधु युग की प्राचीन वस्तुओं के कुछ सबसे प्रमुख संग्रह प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा जो हम लोगों का अगला है वो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को लेकर। यह परियोजना जो है मार्च 2022 में शुरू हुई। इसे 3500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसमें लोथल मिनी रिक्रिएशन जैसे कई नवीन विशेषताएं होंगी जो इमर्सिव तकनीक के माध्यम से हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से आगे बढ़ाएगी। इसमें जो है 4 थीम पार्क हैं। एक जो है मेमोरियल थीम पार्क है, एक मेरी टाइम एंड नेवी थीम पार्क है, एक क्लाइमेट थीम पार्क है और एक एडवेंचर एंड इम्यूजमेंट थीम पार्क है। यह भारत के समुद्री इतिहास को सीखने और समझने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा
और NMSC को भारत की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने और लोथल को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। लोथल का विरासत महत्व क्या है? तो लोथल को अप्रैल 2014 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था और इसका आवेदन जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है। लोथल का उत्खनन स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो है एकमात्र बंदरगाह शहर है। इसका विरासत मूल्य दुनिया भर के अन्य प्राचीन बंदरगाह नगरों के बराबर है, जैसे कि जो जेल्हा पेरू में है, इटली में ओस्टिया जो रोम का बंदरगाह था और जो कार्थेज जो ट्यूनिसिया का बंदरगाह था उसके बराबर कह सकते हैं। चीन में हेपू हो गया, मिस्र में केनोपस हो गया, फोनिशियन में ब्लोस हो गया, इजराइल में जाफा हो गया, मेसोपोटामिया में उर हो गया, वियतनाम में होई एन हो गया। तो जो इसका विरासत मूल्य है ये इन सब के बराबर है। इस क्षेत्र की तुलना जो है जो बालाकोट पाकिस्तान है, खिरसा गुजरात के कच्छ में और कुंतासी राजकोट में, इन सब अन्य सिंधु बंदरगाह शहरों से किया जाता है। इसके अलावा जो है हम लोग जो दिल्ली में LG है उसको लेकर देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं दिल्ली का शासन मॉडल क्या है। तो 69 में संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा अनुच्छेद 239A जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, और इसका प्रशासन जो है LG द्वारा किया जाएगा, जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करेगी। सहायता और सलाह नियम केवल उन मामलों पर लागू होता है जिन पर दिल्ली विधानसभा को अधिकार है, जिसमें राज्य और समवर्ती सूची के विषय शामिल हैं, और ये सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर लागू नहीं होता है। 3 विषय हैं जो दिल्ली जो सरकार है उसके अंतर्गत नहीं आती है, वो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि है। तो वो जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो उस पे जो है इसका क्षेत्राधिकार नहीं रखा गया है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 239A LG को मंत्रिपरिषद के साथ किसी भी मामले पर मतभेद को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार देता है। दिल्ली के शासन मॉडल पर न्यायपालिका की क्या राय है? तो दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने बहुत सारे निर्णय दिए थे, जैसे कि न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम का उपयोग करते हुए 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के पीछे के उद्देश्य अनुच्छेद 239A की व्याख्या का मार्गदर्शन किया था। इसका अर्थ था कि अनुच्छेद 239A संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को समाहित करता है, जिससे दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त होता है। इसके अलावा न्यायालय ने घोषणा की कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं, और यह भी कहा कि दिल्ली विधानसभा को समवर्ती सूची में आने वाले सभी विषयों और राज्य सूची में शामिल 3 बहिष्कृत विषयों को छोड़कर सभी पर कानून बनाने का अधिकार होगा, और जो 3 बहिष्कृत विषय है उसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि शामिल है। उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब किसी मामले को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उपराज्यपाल केवल असाधारण मामले में ही किसी मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। मंत्रिपरिषद के साथ हर असहमति के मामले में वो ऐसा नहीं कर सकती है। उपराज्यपाल निर्वाचित मंत्रिपरिषद के प्रति विरोध की बजाय मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही न्यायालय ने फैसला किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को संवैधानिक योजना के तहत राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक, ये जो है जो दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ मामला 2018 था उसमें फैसले दिए गए थे। इसके बाद हम लोगों का जो अगला न्यूज है वो मराइन हीट वेव की वजह से जो है वो 4 बिलियन से अधिक जो है अलास्का के जो समुद्री पक्षी है वो मारी गई है। तो हम लोग उसी को देखेंगे। जो द ब्लॉब नामक मरीन हीट वेव से जो है वर्ष 2014 से 2016 के बीच में अलास्का के 4 मिलियन कॉमन मोर्रे समुद्री पक्षी की मृत्यु हो चुकी है। वो जो है ऐसा दिखता है, इसको कॉमन मोर्रे कहा जाता है। ये पक्षी जो है जंगली पक्षी होती है और साथ ही जो है ये स्तनपायी होती है, और इसकी जो मृत्यु हो रही है वो वहाँ के जैव विविधता को लेकर जो है एक खतरा है। कॉमन मुर्रे क्या है कि ये काले और सफेद रंग के, जैसे कि इसका जो सफेद रंग है इसके पेट वाले भाग में होता है और काला जो है ऊपर से होता है। तो ये काले और सफेद रंग के समुद्री पक्षी है।
जिन्हें अक्सर उड़ने वाले पेंगुइन के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि ये जो है लगभग पेंगुइन के ही तरह दिखता है, इसलिए जो है इसको उड़ने वाला पेंगुइन भी कहा जाता है। ये देखने में कुछ हद तक पेंगुइन जैसे होते हैं, जो अलास्का में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले समुद्री पक्षियों में से एक है। वे उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक गहराई तक गोता लगाने वाले पक्षी हैं, जो 600 फीट तक गहराई तक गोता लगा सकते हैं, और जो IUCN स्थिति है उसमें कम चिंताजनक में ये शामिल है। मरीन हीट वेव क्या होता है? यह स्थिति तब विकसित होती है जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र का सतही तापमान कम से कम 5 दिनों तक औसत तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो जाता है। जो समुद्र के कोई भी विशेष क्षेत्र को ले लेते हैं, वहां पर अगर जो सतही तापमान है वो जो औसत तापमान है उससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो जाता है और वो लगातार 5 दिनों तक बना रहता है, तो उसको जो है मरीन हीट वेव कहा जाता है। इसके अलावा जो मरीन हीट वेव है वो कई सप्ताह तक भी चल सकता है, कई महीनों तक भी चल सकता है और कई वर्षों तक भी चल सकता है, और इस वजह से जो है इन पक्षियों की मृत्यु हो रही है। ठीक। इसके अलावा जो है मरीन हीट वेव समुद्री घास के जंगलों को नष्ट कर देता है, क्योंकि कैल्पस आमतौर पर ठंडे पानी में उगते हैं। ये जो है कैल्पस जो है वो उथले पानी में पानी के नीचे जो है एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, और जहाँ पर ठंडा पानी होता है, मतलब उतना भी ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा पानी जो रहता है वहाँ पर जो है ये उगते हैं। लेकिन जब समुद्री हीट वेव आता है, मरीन हीट वेव आता है, तो वहाँ पर जो है सतही जो तापमान होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, इस वजह से कैल्पस की मृत्यु हो जाती है। तो कैल्पस जो है आमतौर पर ठंडे पानी में उगते हैं। अलास्का क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा जो है उत्तर में आर्कटिक महासागर, ठीक है, पूर्व में जो है कनाडा, दक्षिण में प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन, और पश्चिम में जो है बेरिंग जल मरुमध्य के माध्यम से रूस से लगती है। ठीक है, इसको कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं, रूस से लगती है। तो रूस का हिस्सा रहे अलास्का को वर्ष 1867 में अमेरिका ने खरीद लिया था। ठीक है, तो यह अमेरिका के द्वारा खरीदा गया है। इसके अलावा अभी जो है अमेरिका के द्वारा यह भी कहा गया कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। ठीक है, तो अलास्का जो 1867 में अमेरिका जो है अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। ये पहले रूस का हिस्सा था। ये क्षेत्र जो है तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों से समृद्ध है। इसके बाद जो है हम लोगों का जो पुराना था पिछले क्लास में, वो था जो न्यूज है वो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण को लेकर था, और जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण है 2023-24 उसके लिए एक फैक्ट शीट जारी किया गया था। इसे जो है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक, और इसे जो है अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक पूरे भारत में किए गए दूसरे सर्वेक्षण के निष्कर्ष के तौर पर जो है जारी किया गया है। पहला सर्वेक्षण जो है 2022-23 पर जारी किया गया था। इसके प्रमुख बिंदु क्या है कि जो 2023-24 के लिए जो है 4,122 रुपए ग्रामीण और 6,996 रुपए शहरी होने का अनुमान लगाया गया है। औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है उसमें 4,122 रुपए ग्रामीण के लिए है और 6,996 रुपए शहरी का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा जो है इसमें कहा गया है कि जो शहरी ग्रामीण अंतर है वो कम हो रहा है। जैसे कि 2022-23 में जो अंतर है वो 71% का अंतर था, अब ये घटकर जो है 2023-24 में 70% हो गया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर उपभोग संबंधी जो व्यय है उसमें निरंतर वृद्धि हो रहा है। इसके अलावा जो है जो वर्गों के बीच असमानता रहता है वो भी जो है घट गया है। जैसे कि भारत की ग्रामीण आबादी के सबसे निचले 5% वर्ग का औसत MPCE 1677 रुपए है, जबकि शीर्ष 5 वर्ग के लिए ये जो है 10,137 रुपए है। इसके अलावा जो है सिक्किम में जो है सबसे अधिक असमानता देखा गया और छत्तीसगढ़ में सबसे कम देखा गया है। इसके अलावा जो है ग्रामीण जो है वो 53% जो है गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं और शहरी जो है वो 60% जो है वो गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं। और इसमें जो है परिवहन, वस्त्र, ये सब भी शामिल है। इसके अलावा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वस्तु और सेवाओं के मामले में घरेलू खपत और व्यय के बारे में जानकारी
एकत्रित करना है। इसके तहत जो है गरीबी, असमानता, अपवर्जन को मापने के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण को प्राथमिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको जो है मॉस्पी के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जो है हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन तकनीक का पता चला है। इस क्षेत्र में जारी उत्खनन के दौरान टीलों के बीच में जल भंडारण क्षेत्र की खोज हुई है। इस जल भंडारण क्षेत्र की अनुमानित गहराई जो है 3.5 से 4 फीट है, जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन तकनीक को दर्शाता है। साथ ही चौतांग नदी का सूखा हुआ भाग भी खोजा गया है। यहाँ पर जो है जो विस्तृत जल निकासी प्रणाली है उसके बारे में कहा गया है कि जो प्रमुख शहर हैं वहां पर ईंटों से बनी भूमिगत नालियां पाई गई है और घरों से जुड़ी ये नाली सार्वजनिक नालियों तक जो है गंदे पानी के निकास के लिए बनाया जाता था। इसके अलावा जो है गुजरात के लोथल में सिंचाई और पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करते हुए स्थानीय लोगों द्वारा जो है छोटे बांध का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा जो है साबरमती नदी के पास लोथल में एक पंक्तिबद्ध संरचना मिली है जिसको डॉकयार्ड या गोदीबारा कहा गया है, जिसमें जल के प्रवेश और निकास के लिए नालियों के साक्ष्य यानी जो चैनल्स होते हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा गुजरात के धौलावीर में पत्थरों से बने जलाशय मिले हैं और इसमें वर्षा जल या पास की नदियों के पानी को संग्रहित किया जाता था और ये जो है जल संरक्षण, संग्रहण और भंडारण के लिए जो है जो हाइड्रोलिक तकनीक है उसका एक उन्नत उदाहरण है। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो में तालाबों में जो वर्षा जल को एकत्रित किया जाता था उसके भी साक्ष्य मिले हैं और उस जल को जो है प्रत्येक घर के कुओं में पहुंचाया जाता था। इसके अलावा जो महास्नानागार है उसमें ईंट के फर्श से बना एक हौज था जो संभवतः धार्मिक कार्यों के दौरान सामूहिक स्नान के लिए बनाया जाता था और यह प्राचीन काल के विशाल हौज का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। राखी गढ़ी जो है इसकी अवस्थिति हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे बड़े शहरों में से एक है। इसमें क्या क्या चीज खोजा गया तो इसमें पुरातात्विक टीले मिले हैं, कंकाल अवशेष मिला है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है हड़प्पा युग का एकमात्र DNA साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। साथ ही शिल्प कार्य क्षेत्र, आवासीय अवसंरचना, सड़कों, जल निकासी प्रणाली, शवाधान स्थलों आदि के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए गए। इसके अलावा जो है अगला न्यूज है वो है कि मध्य प्रदेश 15 बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा। ठीक है, बाघों को जो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, पेंच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और यह एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। यह अब तक किसी भी राज्य से सर्वाधिक संख्या में बाघों का हस्तांतरण होगा। देश में बाघों की जो सर्वाधिक संख्या है वो 785 है और वो भी मध्य प्रदेश में है और इसलिए जो है मध्य प्रदेश इस परियोजना में योगदान दे रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ स्थानांतरण परियोजना क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है बाघों को पुनः बसाने से है, यानी कि बाघों को जो है उन क्षेत्रों में फिर से बसाना है जो उनके कभी प्राकृतिक पर्यावास रहे थे, लेकिन समय के साथ जो है वहां पर उनकी आबादी या तो पूरी तरह कम हो गया या पूरी तरह से विलुप्त हो गया, तो वहां फिर से जो है बाघों को बचाना है। इसके अलावा जो बाघों की मौजूदा आबादी है उसको बढ़ाने से भी ये संबंधित है। लंबे समय तक बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मौजूदा बाघों की संख्या में वृद्धि करना है। इसके अलावा जो है पहली बाघ स्थानांतरण परियोजना जो है 2018 में शुरू की गई थी और इसके तहत कान्हा और बांधव टाइगर रिजर्व से 2 बाघों को ओडिशा के सतकोशिका टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था 2018 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ऐसी परियोजना को सुगम बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जो है बाघ के स्थानांतरण से लाभ क्या है? तो सबसे पहले जो है पारिस्थितिक संतुलन को जो है बढ़ावा मिलेगा। इससे बाघों की कम आबादी वाले रिजर्व में शिकारी शिकार संतुलन को फिर से स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको भी इसके तहत रोका जाता है, क्योंकि इससे जो है बाघ की अत्यधिक आबादी वाले रिजर्व में जो मानव बाघ संघर्ष होते हैं, ठीक है, उसको भी कम किया जा सकता है क्योंकि बाघों की संख्या में कमी आ जाएगी वहां पर। इसके अलावा जो है भूदृश्यों का पुनरुद्धार भी होगा, क्योंकि इससे उन क्षेत्रों का पुनरुद्धार किया जाएगा जहां बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे। इसके अलावा बाघों से जुड़ी कई सारी चिंताएं, जैसे कि स्थानीय समुदाय द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इससे टाइगर रिजर्व के जो
आसपास में ग्रामीण क्षेत्र रह रहे हैं उनको अपनी जान का खतरा महसूस हो सकता है। दूसरा जो है, जो मौजूदा बाघों के साथ संघर्ष होते हैं, इसके चलते नए बाघों और मौजूदा बाघों के मध्य अपने इलाके को लेकर जो है संघर्ष हो सकता है। यानी कि जहाँ पे ये बाघ को ले जाया जा रहा है वहां भी पहले से शायद बाघ होंगे, तो दोनों जो है अपने इलाके को लेकर संघर्ष हो सकता है। इससे जो है इंसानी आबादी वाले इलाकों की ओर जो है वो रुख भी कर सकता है, तो इससे भी वहां पर जो ग्रामीण लोग हैं या आसपास में जो बसे हुए लोग हैं उसके जान के खतरा का महसूस है। इसके अलावा जो है खराब वन प्रबंधन से जो है जो बाघों के शिकार की जो कम उपलब्धता है, ठीक है, वो भी एक चिंता का विषय है। इसके अलावा जो है अगला न्यूज है वो आरबीआई के अनुसार सरकार ट्रेजरी बिल यानी टी बिल के माध्यम से 3.94 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने टी बिल जारी करने के लिए कैलेंडर अधिसूचित किया है। ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूति है, यानी जी शेक है। भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार क्या है, तो हम लोग जो है पहले सरकारी प्रतिभूति के बारे में जानते हैं। तो ये केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है। ये प्रतिभूतियां वास्तव में सरकार पर उधार होती है, क्योंकि सरकार को इन प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी पर इनके धारकों को मूलधन वापस करना पड़ता है। इन प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जा सकती है। इसके अलावा जो है इसको जारी कौन करता है, तो आरबीआई जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर जो है इसकी नीलामी करता है। और आरबीआई की पब्लिक डेप्ट रजिस्ट्री इन प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है। नीलामी में कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो नीलामी में जो है वाणिज्यिक बैंक भाग ले सकता है, प्राथमिक डीलर हो गया, बिना बीमा कंपनियां हो गई, सहकारी बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रिटेल निवेशक हो गया, ये सारे जो है नीलामी में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो है रिटेल निवेशकों को गैर प्रतिस्पर्धी बोली सैंक्शन के तहत आवेदन की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो सरकारी प्रतिभूति होती है उसके दो प्रकार होते हैं। एक जो है अल्पकालिक प्रतिभूतियां होती है या जिसको अल्पावधिक प्रतिभूतियां कह सकते हैं, और एक जो है दीर्घावधि प्रतिभूतियां होती है। तो जो अल्पावधिक प्रतिभूतियां होती है वो 1 वर्ष से कम समय में मैच्योर हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो टी बिल है। ट्रेजरी बिल क्या है, यह भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मनी मार्केट और अल्पावधिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या ऋण प्रतिभूति है। ये जीरो कूपन बॉन्ड या प्रतिभूतियां होती है, इस पे कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता। जब ये मैच्योर होता है तो उसका मूलधन वापस किया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड को अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हुए जारी किया जाता है। मैच्योरिटी पर धारक को अंकित मूल्य का भुगतान किया जाता है। इसके तहत डिस्काउंट ही वास्तव में लाभ के रूप में होता है, क्योंकि जिस समय इसको बेचा जाता है उस समय जो है इस पे एक मूल्य अंकित होता है, उस मूल्य से कम पर इसको बेचा जाता है। तो उन दोनों के बीच में जो लाभ है वही असली लाभ इसमें है। ये प्रतिभूतियां जो है 3 अवधियों में मैच्योर होने वाली होती है, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, यानी दोगुना करते जाओ, 91, उसके बाद 182 दिन और 364 दिन, ये 3 अवधि में जो है ये मैच्योर होती है। इसके अलावा जो है इसके अंतर्गत एक नगद प्रबंधन बिल भी है, ठीक है, और ये भी जो है कम समय वाली होती है। ये जो है 91 दिनों से कम के अवधि में मैच्योर हो जाता है, और इसको जो है भारत सरकार 2010 में शुरू किया था, और ये सरकार की नकदी संबंधी जरूरतों में तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा जो सरकारी प्रतिभूति है उसका जो दूसरा प्रकार है वो दीर्घ अवधि प्रतिभूतियां हैं। इसको जो है 1 वर्ष या इससे अधिक वर्ष में ये मैच्योर होती है, और इसका उदाहरण जो है सरकारी बॉन्ड हो गया या जो दिनांकित प्रतिभूतियां होती है वो होता है। जो दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां होती है इस पे ब्याज दर या तो निश्चित होती है या बदलती रहती है फ्लोटिंग के माध्यम से, और ब्याज का भुगतान जो है प्रत्येक 6 महीने पर किया जाता है, और ये प्रतिभूतियां 5 से 40 वर्ष में मैच्योर होती है। इसके अलावा जो राज्य विकास ऋण है ये राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली दिनांकित प्रतिभूतियां होती है, और इस पे जो है ब्याज का भुगतान प्रत्येक 6 माह पर किया जाता है। भारत में केंद्र सरकार टी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, वहीं राज्य सरकार जो है केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती है, जिसको एचडीएल कहा जाता है। ठीक, तो ये था आरबीआई जो है सरकार ट्रेजरी बिल यानी टी बिल के माध्यम से 3.94 लाख रुपए उधार लेगी। इसके अलावा जो है हम लोगों का अगला है वो है पार्कर सोरेल प्रोब, जो है वो सूर्य के करीब उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। नासा के पार्कर सोरेल प्रोब ने उपसौर बिंदु पर सोलर फ्लाई का प्रदर्शन किया है। उपसौर क्या होता है
किसी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड की कक्षा में उस बिंदु को संदर्भित करता है जिस पर वह सूर्य के सबसे निकट होता है। यानी जो बिंदु सूर्य के सबसे निकट आ रहा है उस ग्रह या जो खगोलीय पिंड है वो उसका अपसौर कहलाता है। इसके अलावा जो है अपसौर के विपरीत जो है एक अपसौर भी होता है, और इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट या पिंड जो है वो सूर्य से सबसे दूर की स्थिति में होती है, उसको अपसौर कहा जाता है, और सबसे नजदीक है तो उसको उपसौर कहा जाएगा। इस मिशन के दौरान पार्कर सोलर प्रोब की गति लगभग जो है 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा थी, और ऐसा करके वो इतिहास में सबसे तेज मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया है। यह अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के नजदीक से 7 बार गुजरने के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से गति और दिशा को नियंत्रित कर सूर्य के इतने करीब पहुंच गया। पार्कर सोलर प्रोब 2018 क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है सूर्य के जो बाहरी वायुमंडल है जिसे कोरोना कहा जाता है उसका अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है सौर उपग्रहों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा जो है सौर उपग्रह सूर्य के कोरोना से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का सतत प्रवाह है। इसमें जो है बहुत सारे उपकरण का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो है इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन जो है उसको शामिल किया गया, जो सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा जो सौर गतिविधि है उसका अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इससे जो है अंतरिक्ष मौसम विज्ञान को समझने में आसानी होता है। जो सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन है, ये जो गतिविधियां होती है उससे हमारी जो अंतरिक्ष मौसम है वो प्रभावित होती है, और इससे समझ के जो है इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक, इसके बाद जो अगला है वो पश्चिमी विक्षोभ को लेकर है, और हाल में ही जो है मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जो है बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो है मौसम में बदलाव हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान है। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान है। वहां से ये तूफान पूर्व दिशा में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में बिना मानसून वाले मौसम में भी बारिश होती है, जैसे कि अभी दिल्ली में जो है अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा जो है बहिरुष्ण कटिबंध तूफान निम्न दाब प्रणालियां हैं। इसमें जो है पवनों के प्रवाह पूर्व दिशा की ओर होता है, और ऐसा पश्चिमी पवनों यानी कि उष्ण कटिबंधीय जेट के कारण होता है। इसमें मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पर वर्षा हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है, ओलावृष्टि भी देखने को मिलता है। इसका महत्व क्या है, इससे जो रबी फसल होता है वो उसके लिए काफी लाभदायक होता है। खासतौर पर रबी फसल में जो गेहूं सरसों की फसल होती है उसको पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होता है उस वजह से उसको काफी लाभकारी माना गया है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी से ग्लेशियर पिघलने के चलते कम हुई बर्फ की भी भरपाई इससे होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला है वो स्वामित्व योजना के लिए है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरण किए हैं। स्वामित्व योजना क्या है, तो स्वामित्व एक केंद्रीय छत्रक योजना है। ठीक है, और ये जो है पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य जो है आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करके संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना है। इसमें ग्रामीण परिवारों के लिए अधिकार अभिलेख जारी करने हेतु भूखंडों के मानचित्रण का कार्य ड्रोन से किया जा रहा है। इसका लाभ क्या है, तो संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को यह सक्षम बनाता है। इसके अलावा जो है संपत्ति संबंधी विवादों को भी यह कम करता है, और व्यापक ग्राम स्तरीय राज्य योजना का भी निर्माण करता है। इस योजना के तहत जो है 92% लक्षित गांव का ड्रोन का उपयोग करके सर्वेक्षण किया गया है, और इसमें 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इसके बाद जो हम लोगों का अगला है वो ईबे बिल को लेकर है, और भारतीय रेल की माल ढुलाई परिचालन सूचना प्रणाली को वस्तु एवं सेवा कर की ईबे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। ईबे बिल क्या है कि ये एक प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट होता है, और ये जो है 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु के परिवहन जो होता है, परिवहन हो रहा होता है, उस पे जो है ये जारी किया जाता है, और ये ट्रांसपोर्टर जो है अपने पास इसको रखता है। इसको जो है वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 68 द्वारा जो है अनिवार्य बनाया गया है। इसे माल ढुलाई शुरू करने से पहले पंजीकृत व्यक्ति या ट्रांसपोर्टर द्वारा जीएसटी कॉमन पोर्टल से जनरेट किया जाता है। ठीक है,
तो ई वे बिल जो है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है और ये 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु का परिवहन कर रहे ट्रांसपोर्टर को अपने पास रखना होता है। इसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो अधिनियम है उसकी धारा 68 के द्वारा जो अनिवार्य बनाया गया है और ये माल ढुलाई करने से पहले जो पंजीकृत व्यक्ति है या ट्रांसपोर्टर है उसके द्वारा जीएसटी कॉमन पोर्टल से जनरेट किया जाता है। इसके बाद जो अगला है वो सोमालिया को लेकर है, जिसकी राजधानी जो है मोगादिशु है। अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसमें सोमालिया में एक नए शांति मिशन को अधिकृत किया है। सोमालिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसकी मुख्य भूमि के सबसे पूर्व में स्थित है। यहाँ पे सोमालिया स्थित है अफ्रीका के सबसे मुख्य में, ठीक है। और यह देश जो है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है उस प्रायद्वीप का जो है ये सोमालिया हिस्सा है। इसके अलावा जो है इसके जो सीमावर्ती देश है उसके उत्तर पश्चिम में जो है जिबूती है, ठीक है, उसके उत्तर पश्चिम में जो है जिबूती है, पश्चिम में जो है इथोपिया है और दक्षिण पश्चिम में जो है केन्या है, ठीक। ये इथोपिया हो गया, ये केन्या हो गया, ठीक। इसमें जो है अदान की खाड़ी और हिंद महासागर जल निकाय वगैरह है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट सिम्बिरिस है। इसे माउंट सुदूर कैड के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रमुख नदियां जुब्बा और सिवेल है और अदान की खाड़ी के समानांतर तटीय मैदानों को गोवन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो राजधानी है वो मोगादिशु है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। इसके बाद जो है हमारा अगला है वो मैन्युफैक्चर्ड सैंड के बारे में। और हाल में ही जो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड को एम सैंड भी कहा जाता है। और हाल में ही राजस्थान सरकार ने संधारणीय निर्माण और अवसंरचना के लिए एम सैंड 2024 नीति जारी की है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड एम सैंड क्या होता है, तो ये चट्टानों या खदानों के पत्थरों को पीस कर बारीक पाउडर में बदलकर बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है कंक्रीट निर्माण में नदी के रेत के विकल्प के तौर पर किया जाता है। इसका प्रमुख लाभ ये है कि ये अनुकूल तरीके से कार्य करती है। इसमें सीमेंट के सेटिंग के समय और गुणों के नुकसान पहुंचाने वाले कार्बनिक या घुलनशील यौगिक नहीं होते हैं, इसलिए निर्माण कार्यों के लिए जो है उपयुक्त होता है। इसमें मिट्टी, धूल, गाद जैसी अशुद्धियां नहीं होती है। इसके अलावा जो है यह पर्यावरण के अनुकूल है। इसे प्राप्त करने के लिए नदी के खनन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे जो है भूजल की कमी, नदी के जल की कमी जैसे पर्यावरणीय आपदाओं को भी जो है इसके माध्यम से टाला जा सकता है। तो एम सैंड जो है वो चट्टान या खदानों के जो पत्थर होते हैं उसको पीस कर जो है बारीक पाउडर में बदलकर बनाया जाता है। इसके बाद जो है एस्बेस्टस के बारे में हम लोग जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कॉस्मेटिक को एस्बेस्टस मुक्त रखने के लिए नए प्रशिक्षण नियमों का प्रस्ताव किया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि एस्बेस्टस होता क्या है। तो एस्बेस्टस जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज फाइबर्स का एक समूह है। इसके जो है 6 मुख्य रूप होते हैं और वर्तमान में उपयोग आने वाला मुख्य एस्बेस्टस जो है वो क्राइसोटाइल है, जो सफेद एस्बेस्टस होता है। इसका मुख्य गुण है ये उष्मारोधी होता है, जंग रोधक होता है। इसका उपयोग जो है निर्माण सामग्री में किया जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। इससे हालांकि स्वास्थ्य का खतरा भी है। एस्बेस्टस के संपर्क में आने से फेफड़ों का कैंसर होता है। लेरेंजियल यानी कि जो स्वर यंत्र कैंसर है वो भी इससे होता है। ओवेरियन कैंसर को बढ़ावा मिलता है। मेसोथेलियोमा कैंसर भी जो है इससे बढ़ता है। इसके बाद जो है हम लोग एंजाइम को लेकर चर्चा करेंगे। और हाल में जो है भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंडरिंग पहलों पर एक वेबिनार सीरीज आयोजित की थी और जिसकी थीम थी एंजाइमों की बायो मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो थीम रखा गया था वो एंजाइमों की बायो मैन्युफैक्चरिंग रखा गया था। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंडरिंग बायो E3 नीति के तहत एक महत्वपूर्ण डोमेन है। बायो E3 से आशय है कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इकोनॉमिक के लिए होना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए। इससे इसका यह आशय है। एंजाइम जो है वो जैविक उत्प्रेरक यानी प्रोटीन है। ये कोशिका में विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया की दर को तेज करता है। ये लगातार उपयोग किए जाते हैं और अभिक्रिया के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया,
एमाइलेज हो गया, प्रोटीज हो गया, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा जो है औद्योगिक क्षेत्र में जैसे कि शराब के किण्वन में पनीर बनाने में भी जो है एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में दवा के उत्पादन में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो पीएम केयर फंड्स को लेकर है, और अभी नवीनतम जो ऑडिट किया गया उसमें जो है पीएम केयर फंड्स जो है उसमें 2022-23 में 912 करोड़ रुपए जो है प्राप्त हुए हैं। ये जो है पहली चीज है, ये सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। तो यह पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत स्थापित एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, पीएम केयर फंड, और यह सरकारी बजट आवंटन का उपयोग नहीं करता है। इसका उद्देश्य जो है आपात स्थिति या आपदा के दौरान राहत और सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसके सदस्य में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री आते हैं। इसमें किया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% कर से छूट प्राप्त है, और इस फंड में किया गया दान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के रूप में माना जाएगा, और ये जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।